गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को कुषाण वंश के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों आज हम आप सभी को मौर्य साम्राज्य के बारे में समझाऊंगा। मौर्य साम्राज्य का सभी बातें आज ही समझा करके आज ही मौर्य साम्राज्य को मैं आपको समाप्त कर दूंगा। फिर उसके बाद हम द्वितीय अध्याय का प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है तो आज अवश्य रूप से कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए, क्योंकि आज बहुत ऐसी पॉइंट है जिसे नोट करना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम गुप्त साम्राज्य का शीर्षक देंगे। ठीक है। आपका हो जाता है गुप्त साम्राज्य। बीच में ही लिख देता हूं गुप्त। ठीक है। साम्राज्य। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हम यह जानेंगे आखिर ये जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है। ठीक है। यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो प्यारे बच्चों गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वह आपको संस्थापक हैं श्रीगुप्त। कौन है प्यारे बच्चों? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त आपको कुषाण के सामंत थे। क्या थे? तो प्यारे बच्चों कुषाण के सामंत। मैंने कुषाण में या सातवाहन में आपको सामंती प्रथा के बारे में बताया था। सामंत लोगों को क्या किया जाता था कि आपको जमीन दान दिया जाता था। मैंने आपको समझाया था कि नहीं समझाया था? समझाया था। ठीक है। खैर इनकी जो बात है सामंती व्यवस्था का बात थोड़ा हम आगे भी करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आप अपने कॉपी में गुप्त वंश के संस्थापक का नाम लिखिए। ठीक है। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है पॉइंट बाय पॉइंट बना करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है। स्टार मार्क में कर देता हूं। गुप्त वंश का संस्थापक। चूंकि संस्थापक के नाम आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों आप अवश्य रूप से नाम याद कर लीजिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों श्रीगुप्त को कहा जाता है। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। श्रीगुप्त का शासन काल आपको है 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक। किसी बुक में 275 ईस्वी भी होगा, तो ईस्वी पर उतना आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इतिहासकारों में हमेशा से मतभेद रहता ही रहता है। ठीक है। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है, संस्थापक कौन है? तो प्यारे बच्चों आपको श्रीगुप्त है। ठीक है। श्रीगुप्त। हम क्या करेंगे कि गुप्त साम्राज्य में जितने भी उत्तराधिकारी थे, ठीक है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, सभी उत्तराधिकारी को मैं आपको क्या करता हूं, एक सीरीज में लिख देता हूं, यानी एक लाइन से लिख देता हूं, तथा उस उत्तराधिकारी को क्या क्या उपाधि मिला हुआ है। ठीक है। यानी उस उत्तराधिकारी ने क्या उपाधि को ग्रहण किया है हमें उसे भी जानना है। इसलिए उनके उपाधि को मैं क्या करूंगा, मैं आपको बगल में लिख दूंगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रम में लिखने के बाद मैं आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस राजा के बारे में हमें पढ़ना है। आपके बिहार बोर्ड में किस शासक के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस शासक के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए जिस शासक के बारे में प्रश्न आपको बनता है हमें उसी शासक के बारे में जानना है।
यदि हम सभी शासकों के बारे में जानने के लिए बैठेंगे तो यह वीडियो 10 घंटे में भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो अपने कॉपी में सर्वप्रथम लिखिएगा। तो पहले जो श्री गुप्त जो थे वह गुप्त वंश के क्या थे, तो प्यारे बच्चों संस्थापक थे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत श्री गुप्त के बारे में जान लीजिए। अब जो श्री गुप्त थे वह क्या थे, तो एक छोटे स्तर पर, एकदम छोटे स्तर पर यह गुप्त साम्राज्य का क्या किया, तो प्यारे बच्चों स्थापित किया। यह कहाँ स्थापित किया, तो श्री गुप्त ने स्थापित किया था उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही आपको गुप्त साम्राज्य को श्री गुप्त ने आपको स्थापित, यानी गुप्त साम्राज्य को एक छोटे स्तर पर आपको स्थापित किए थे। उत्तर प्रदेश का यदि मैं नाम लूं तो उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश में जगह हो जाएगा प्रयाग। प्रयाग जिसे बाद में इलाहाबाद कहा गया और वर्तमान में प्रयागराज के नाम से हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, यानी इसी प्रयाग में, इसी प्रयाग जगह में आपको गुप्त साम्राज्य का क्या होता है, तो एक छोटे स्तर पर उदय होता है जिसका नींव श्री गुप्त आपको रखते हैं। ठीक है, अब श्री गुप्त के बाद प्यारे बच्चों, ठीक है, श्री गुप्त के बाद जो है इसका बेटा यानी घटोत्कच उत्तराधिकारी बनता है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसलिए सभी को मैं यहां से एक लाइन से मैं लिख देता हूं और मैं इसे मैं मिटा देता हूं। फिलहाल आप कॉपी में लिखिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त है, जिसका अवधि 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक आपको रहा। ठीक है, क्षेत्र के यदि मैं बात करूं तो बिहार और उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार, यह आपका शुरुआती क्षेत्र था। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंतिम क्षेत्र, यह आपका शुरुआती क्षेत्र था। यदि और डीपली जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से यह आपको प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो एक तरफ मैं आपको लिख देता हूं एक लाइन से। सबसे पहला, ठीक है, श्रीगुप्त। मैं आपको श्रीगुप्त से ही स्टार्ट करता हूं ताकि समझ में आपको आए। श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त के बाद प्यारे बच्चों श्रीगुप्त का बेटा, उसका नाम था घटोत्कच। ठीक है, उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, श्रीगुप्त के बारे में हमें बस इतना जानना है कि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का नींव रखा था। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं जानना है। घटोत्कच के बारे में हमें कुछ नहीं जानना है, क्योंकि घटोत्कच के बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है। फिर घटोत्कच का बेटा आपको आता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। हमें चंद्रगुप्त के बारे में काफी अच्छे डीपली आपको पढ़ना है। ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में। और प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त को कौन सा उपाधि दिया जाता है, यह उपाधि आप अवश्य रूप से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए प्यारे बच्चों यहां पर प्रथम है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग हो गया, यह चंद्रगुप्त प्रथम है। फिर प्रथम के बाद हम लोग बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय को देखेंगे। आप इस ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके क्लास में 3 लड़का है, 3 लड़का का नाम, तीनों का नाम राम है, तो आपके टीचर क्या करते हैं, जो पहले आता है तो राम फर्स्ट, जो उसके बाद आया राम सेकेंड, और जो उसके बाद लड़का आया राम थर्ड। उसी प्रकार चंद्रगुप्त है, यानी पहला चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त एक जैसा नाम आया, चंद्रगुप्त एक जैसा है तो इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम, फिर बाद में आया चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त प्रथम को आपको उपाधि दिया गया था महाराज धीराज का। ठीक है, महाराज धीराज का उपाधि धारण कौन किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। कैसे उपाधि धारण किया महाराज धीराज का, ये हम जब हम चंद्रगुप्त प्रथम का कहानी सुनाएंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी यदि हम बताएंगे तो खिचड़ी आपका हो जाएगा। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त का बेटा आपको राजा बनता है, जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त। जिसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त। आपको समुद्रगुप्त के बारे में पूरा पढ़ना है।
ठीक है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बनता है वह होता है रामगुप्त। कौन गुप्त? तो प्यारे बच्चों रामगुप्त। अब रामगुप्त के बाद सीधे हम एरो लेकर के इधर हम आएंगे ताकि आपको समझने में आसान। रामगुप्त के बाद रामगुप्त का भाई राजा बनता है, उसका बेटा नहीं होता है, भाई होता है। भाई कौन होता है? चंद्रगुप्त। या फिर मैं यहीं पर लिख देता हूं, क्योंकि दोनों भाई है तो आप लोग कंफ्यूज आप लोग कर जाइएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद जो राजा बनता है यह रामगुप्त के बाद जो राजा बनता है यह होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये दोनों हो गया भाई, ठीक है, यानी पहले रामगुप्त फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त का जो बेटा होता है उसका नाम होता है कुमारगुप्त। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त राजा बनता है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद जितना भी राजा आता है प्यारे बच्चों वो सारा का सारा राजा कमजोर राजा होता है, आलसी टाइप का होता है, ठीक है, एकदम कमजोर होता है। इसलिए स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य पतन होना प्रारंभ हो जाता है और अंतिम शासक विष्णुगुप्त होता है। कौन होता है? तो प्यारे बच्चों विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त पर जाकर के यह जो गुप्त साम्राज्य है यह आपको समाप्त हो जाता है। तो गुप्त ये हो गया विष्णुगुप्त, अंतिम शासक, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? थोड़ा सा मैं चेक कर लूं। चलिए, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है। तो इसे मैं एक लाइन से मैं कर देता हूं। ये पूरा सीरीज है, आपको इसी प्रकार से याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। सबसे पहले श्रीगुप्त आपको आए, ठीक है। श्रीगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य को छोटे स्तर पर आपको प्रारंभ किए थे। उसके बाद घटोत्कच का आया। घटोत्कच के बारे में कुछ नहीं जानना है, क्योंकि बस इन्होंने हल्का फुल्का साम्राज्य को आपको विस्तार किया। सबसे ज़्यादा जो आपको गुप्त साम्राज्य में आपको महान स्थान रखता है वह है चंद्रगुप्त प्रथम, अर्थात हमें चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ना है। किसे पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ना है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया कि यह कई राज्यों को जीता। अपने सीमावर्ती जितना भी राज्य होता है सभी राज्यों को जीतने के बाद इस क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। यानी गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, समझ गए। आपके एग्जाम में यदि पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, यदि पूछेगा गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। यदि पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन, बस खाली यदि वास्तविक जुट जाएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रफल काफी विस्तार कर दिया था, यानी कि बड़ा कर दिया था, ठीक है। इसलिए इसे चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक आपको कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम ने आपको महाराज धीराज का उपाधि धारण आपको किया था। सबसे पहले पूरे गुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही आपको सोने का सिक्का चलाया था। सोने का सिक्का गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही आपको चलाया था, ठीक है। इसके बारे में और कहानी आगे जानेंगे। तो हमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सबसे पहले जानना है। ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि यह आपको बहुत बड़ा शासक था, महान शासक था, दूरदर्शी था, ठीक है, वीर शासक था। इसलिए हमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानना है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम था वह तृतीय शासक था, यानी पहला शासक श्रीगुप्त,
दूसरा शासक घटोत्कच यानी गुप्त साम्राज्य का पहला शासक श्रीगुप्त, दूसरा शासक ये घटोत्कच और तीसरा शासक आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चौथा शासक आपको चले आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, MBBA है। यानी सबसे ज्यादा यदि कोई महान शासक था पूरे गुप्त साम्राज्य में वह समुद्रगुप्त ही था। कौन था? तो समुद्रगुप्त ही था। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था, दूरदर्शी था, कला प्रेमी था, साहित्य प्रेमी था, काफी वीर शासक था। अपने पिता की तरह यानी चंद्रगुप्त प्रथम के ही तरह समुद्रगुप्त काफी महान शासक था। ठीक है, इसलिए चंद्रगुप्त पर यह समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने, ठीक है, इतिहासकार स्मिथ ने, ठीक है, क्या कहा? तो इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त एक महान शासक था, दूरदर्शी शासक था। ठीक है, यहां तक कि समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का वह पहला शासक था जिन्होंने उत्तर भारत के 9 राजा को हरा दिया तथा दक्षिण भारत के 12 राजा को हरा दिया। ठीक है, दक्षिण के 12 राजा को हरा दिया, उत्तर के कितना? 9 राजा को हरा दिया। इसलिए इस महानता को देखते हुए इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, ये तो इतिहासकार स्मिथ का कहना है। ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का आपको नेपोलियन। यदि उपाधि की बात करें तो समुद्रगुप्त को कौन सा उपाधि दिया गया था? यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमें आपको बता देता हूं। अश्वमेधकर्ता, ठीक है, अश्वमेधकर्ता समुद्रगुप्त को उपाधि दिया गया था। मैं यहां पर लिख देता हूं, अश्वमेधकर्ता। आप सभी को नोट कर लीजिएगा, उपाधि नीचे में हम लिख भी देते हैं, उपाधि धारण किया। यह भी क्या था? उपाधि, महाराधिराज उपाधि। ठीक है, तो अश्वमेधकर्ता समुद्रगुप्त को उपाधि दिया गया। ठीक है, इसके अलावा और भी समुद्रगुप्त को कहा गया। क्या कहा गया? कविराज कहा गया। समुद्रगुप्त को प्यारे बच्चों कविराज भी आपको कहा गया था। ठीक है, हालांकि आज ही हम समुद्रगुप्त के बारे में, जीवनी के बारे में जानेंगे, तो उसके बाद हम अत्यधिक जानकारी देंगे। तो पहले हमको चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है ना। उसके बाद आता है रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है, कुछ किया नहीं था, कुछ ज्यादा महत्व नहीं है, इसलिए रामगुप्त के बारे में नहीं पढ़ना है। क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का बेटा पहले रामगुप्त राजा बना, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त दोनों भाई था। ठीक है, अब इसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय क्यों पड़ा? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम करेंगे तो ये और ये दोनों टेली कर जाएगा। ठीक है, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम ठीक के बाद जो है यह इसको चंद्रगुप्त द्वितीय आपको कहा गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपने पिता की तरह, पिता कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता कौन? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता के ही तरह महान शासक था, दूरदर्शी था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है, जो था शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर दिया था। यानी क्या कर दिया था? हरा दिया था, और हरा करके पूरा शकों को नाश कर दिया था। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सा उपाधि दिया गया? तो प्यारे प्यारे बच्चों विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया। ठीक है, मैं ऊपर में लिख देता हूं विक्रमादित्य उपाधि। आप लोग लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, MBBI पॉइंट है विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। कौन? विक्रमादित्य का
उपाधि कौन धारण किया? तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही, ठीक है प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही आपको क्या किया था? तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही आपको चांदी का सिक्का आपको चलाया था, ठीक है। फिर इसके बाद आपको चले आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के भी बारे में नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना जान लेना है कि कुमारगुप्त के शासन काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। लिख लीजिए, कुमारगुप्त के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासन काल में बनाया गया था। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था यह आपका बौद्धिक भिक्षु था, यानी जो बौद्ध लोग होते हैं उनके लिए खास था। और जो गुप्त जो लोग थे वो ज़्यादातर आपको ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के बावजूद ऐसा नहीं कि वो बौद्ध लोगों को नीच तरीके से देखते थे, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई बात आपको नहीं था। जितना महत्व वो ब्राह्मणों को देते थे उतना ही महत्व वे बौद्धि लोगों को भी देते थे, यानी बौद्ध लोगों को भी देते थे। कुमारगुप्त के बाद आपको अंतिम चला आ जाता है स्कंदगुप्त, यानी गुप्तों में जो महान शासक था, महान अंतिम शासक कौन? तो महान अंतिम शासक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त तक आपको महान शासक आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जितने भी राजा हुए वे सारे के सारे राजा ये सारे के सारे राजा कमजोर हुए। क्या हुए? तो प्यारे बच्चों कमजोर हुए। कमजोर होने के फलस्वरूप आपको विष्णुगुप्त तक जाते जाते यह क्या हो जाता है? गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है, यानी कि गुप्त साम्राज्य आपको समाप्त हो जाता है, पतन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों कितना ऑब्जेक्टिव निकल रहा है? तो देखिएगा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको निकल रहा है। गुप्त साम्राज्य का पहला शासक श्रीगुप्त, क्लियर। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त, क्लियर, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या उपाधि दिया गया? महाराज धीराज का उपाधि दिया गया। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त साम्राज्य, ठीक है। अब देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को कौन सा उपाधि दिया गया? अश्वमेधकर्ता का उपाधि दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सा उपाधि दिया गया? विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में 9 रत्न हुआ करते थे, हालांकि हम आगे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्त के शासन काल में ही क्या बनाया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको बनाया गया, ठीक है। तो यहां तक समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। हमें किन किन राजा के बारे में जानना है? तो मात्र 3, एक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन तीनों के बारे में जानना है, लाइटली जानना है। लाइटली इनका जीवनी जान लेना है, उपलब्धि जान लेना है। और जानने के बाद फिर हम गुप्त साम्राज्य के समाज और स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत? इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड को मिटाता हूं, मिटाने के बाद ये चंद्रगुप्त प्रथम को मैं लिखता हूं, ठीक है। चलिए एक मिनट रुक जाइए। तो पहला आपको चले आता है चंद्रगुप्त प्रथम। आप लोग नोट करके लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट को पॉइंट मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूं, आप लोग अपने कॉपी में नोट करके लिखिएगा। इससे क्या होगा कि याद हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इसका जितना भी जो मेन पॉइंट है, सभी मेन पॉइंटों को आपको जान लेना है। चंद्रगुप्त प्रथम किसका बेटा था? घटोत्कच का बेटा था, ठीक है, समझ गए। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी गुप्तों का वास्तविक संस्थापक। तो इसको लिख लीजिए, मैंने आपको बताया गुप्तों का वास्तविक
संस्थापक, ठीक है। गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम था, नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या? महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, इसको भी आप लोग है ना लिख लीजिए। मैंने बताया महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है, यहां पर लिख ही देते हैं की थी। कौन? तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम ने। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है महाराज धीराज की उपाधि की शासक ने ग्रहण किया था, उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत जारी किया था। जिस प्रकार मैंने आपको कुषाण के बारे में बताया था कि क्योंकि कुषाण जब गद्दी पर बैठता है, मैंने बोला था ना कि कुषाण 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के साथ ही शक संवत को जारी करता है। उसी प्रकार गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम यह क्या करता है? अपना गुप्त संवत को जारी करता है। मैंने उस समय संवत के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। तो 1919 ईस्वी में गुप्त संवत, ठीक है, संवत जारी किया। कौन जारी किया? तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम ने। आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि गुप्त संवत को किसने जारी किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। कब किया? तो 319 ईस्वी में आपको किया, ठीक है। इसके बाद प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने सोने का सिक्का आपको चलाया था, ठीक है, मैंने आपको यह भी बता दिया था, प्रथम गुप्त शासक जिसने सोने का सिक्का जारी किया। सोने का सिक्का इससे भी पहले जारी हुआ था, लेकिन गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले कौन जारी किया? तो गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले सोने का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने ही आपको जारी किया, ठीक है। आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने आपको जारी किया। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए ये क्या करता है कि लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर लेता है। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करने के बाद यह अपने साम्राज्य का और भी ज्यादा विस्तार कर लेता है, यानी कि शादी कर लिया। अब लिच्छवी राजकुमारी के पास जितना धन दौलत है यानी क्षेत्र है उसको अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार गुप्त जो साम्राज्य है इसका क्षेत्रफल और भी ज्यादा क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, राजकुमारी का नाम था कुमार देवी, ठीक है। इसको मैं आपको रेड कलर से कर देता हूं, कुमार देवी, ठीक है। कुमार देवी से विवाह कर गुप्त साम्राज्य को मजबूत किया, ठीक है। गुप्त को मजबूत किया, गुप्त मतलब गुप्त साम्राज्य को मजबूत किया, ठीक है। यहां तक प्यारे बच्चों हमारा चंद्रगुप्त प्रथम समाप्त होता है। क्या होता है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके अलावा ये सभी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट दिखा दिया। बाकी आपको नहीं पूछे जाएंगे। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम एक वीर शासक था, एक महान शासक था, कई राज्यों को जीत करके अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, ठीक है। तो ये सभी हम लोग क्वेश्चन आंसर में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा फिर हम कहानी सुनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा क्लास आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी आपका हिस्ट्री का सिलेबस आपका पीछे है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो यहाँ तक आप लोग तो नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर से क्या क्या MVBI है
सबसे ज़्यादा आपको ये याद कर लेना, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब मैं मिटा करके चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताता हूँ। सॉरी समुद्रगुप्त हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा होता है वो तो समुद्रगुप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चले आता है समुद्रगुप्त। अब आप लोग पॉइंट दीजिएगा समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी था, कुशल राजनीतिज्ञ था, महान शासक था, संगीत प्रेमी था, कला प्रेमी था, साहित्य प्रेमी था। इन सभी को आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न ये पूछे न जाते हैं, ठीक है। क्या क्या था? दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब होता है जो दूर का सोच सके, ठीक है। जो दूर का सोच सके उसी को दूरदर्शी कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को दूरदर्शी आपको कहा जाता था, ठीक है। तथा कुशल राजनीतिज्ञ कुशल था तभी तो इतना महान आपका था, है कि नहीं। साम्राज्य निर्माता, ठीक है, साम्राज्य निर्माता, ठीक है। कला एवं साहित्य प्रेमी, कला एवं साहित्य प्रेमी, इन सभी के नाम से समुद्रगुप्त जाना जाता है। जितना नाम लिखा है इन सभी के नामों से समुद्रगुप्त आपको जाना जाता है, ठीक है। आपको मैंने बताई भैया। उसके बाद समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत के 9 राज्य को हरा दिया था। कितने राज्य को हरा दिया था? 9 राज्य को। जबकि दक्षिण भारत के 12 राज्य को हरा दिया था। अब 9 राज्य और 12 राज्य का कहानी तो हम तो सुना सकते हैं नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा खींचा जाएगा। इसलिए ये 9 राज्य कौन थे, 12 राज्य कौन थे, प्रश्न उत्तर में तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उसी में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस इतना जान लीजिए, समुद्रगुप्त ने 9 राज्य उत्तर भारत में जैसे कौन आ, जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, असम हो गया, ये उत्तर भारत के 9 राज्य को हरा दिया था, जबकि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हरा दिया था। ये जब हरा दिया था तो हराने के बाद इसी खुशी में इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था। कौन सा सिक्का प्यारे बच्चों जारी किया था? चांदी का सिक्का। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। चांदी का सिक्का आपको जारी किया था। उसके बाद इसी के कारण ये आपको समुद्रगुप्त को उपाधि आपको मिला था, वह उपाधि था अश्वमेघकर्ता। अश्वमेघकर्ता की उपाधि धारण की, ठीक है। उसके बाद इसे कविराज भी कहा जाता है। कविराज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त को कविराज आपको कहा जाता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। कौन सा था? तो प्यारे बच्चों संगीत प्रेमी। अब कैसे पता चल ये, अब हम कैसे कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था? क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो सिक्का जारी किया था उस सिक्के में स्वयं बीना बजा रहा था। क्या बजा रहा था? बीना बजा रहा था। अब कोई सिक्का में कोई राजा बीना बजा रहा है, इसका मतलब यह है कि वह संगीत प्रेमी है। क्या है? तो प्यारे बच्चों संगीत प्रेमी है। उसी सिक्के के आधार पर हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक आपको संगीत प्रेमी था, ठीक है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, ठीक है। विष्णु भगवान जो होते हैं, ठीक है, विष्णु के उपासक मतलब पूजा करते थे, ठीक है ना।
समुद्रगुप्त विष्णु भगवान को मानते थे, या यूं कहें कि समुद्रगुप्त विष्णु भगवान को पूजा पाठ आपको किया करते थे। ठीक है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये तो मैं मेन पॉइंट में तो लिखा ही नहीं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने क्या किया था? तो प्यारे बच्चों, उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। भारत का नेपोलियन कौन कहा? किस इतिहासकार ने? तो इतिहासकार स्मिथ ने कहा। कौन कहा? तो प्यारे बच्चों स्मिथ ने। यदि मन है तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा समुद्रगुप्त का जो कहानी है, कहानी आपको खत्म होता है। इसलिए अब हम आते हैं डायरेक्टली, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, क्योंकि समाज के भी बारे में आपको जानना है, गुप्त साम्राज्य का। अब हम किसको देखेंगे? तो देखिए, इन सभी पॉइंटों को इसलिए मैंने लिखा दिया क्योंकि आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा कि कविराज के नाम से कौन जाने जाते हैं? समुद्रगुप्त। संगीत प्रेमी कौन है? निम्नलिखित में से कौन संगीत प्रेमी है? समुद्रगुप्त। विष्णु के उपासक कौन थे? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। यह है MBBI। ठीक है, इसको रट ही लीजिएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इसे मैं मिटाता हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिताजी का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त था। आपको पता ही होगा कि समुद्रगुप्त इनके पिता थे। ठीक है ना, तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता के ही तरह दूरदर्शी था, महान था, जो बोलना है बोल सकते हैं, जितना पॉजिटिव। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त के इतना महान शासक था। ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक, मैंने शक के बारे में आपको बताया था। ठीक है, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय को क्या किया था? तो पराजित किया था, यानी कि हरा दिया था। पराजित किया, और पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने ही शक का नाश कर दिया। ठीक है, इसलिए इसे कौन सा उपाधि मिला? चूंकि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हरा दिया था, इसलिए इसे विक्रमादित्य का क्या मिला? उपाधि मिला। ठीक है, विक्रमादित्य का उपाधि मिला। ठीक है, उसके बाद इसी अवसर पर उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी का सिक्का जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। इसी अवसर पर चांदी का सिक्का आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपको चलाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राजधानी था, पहला तो पाटलिपुत्र क्या था? राजधानी तो था ही। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरा राजधानी बनाया, यानी कि एक और राजधानी बनाया था, दूसरा राजधानी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरा राजधानी कौन सा बनाया था? तो प्यारे बच्चों उज्जैन को बनाया था। ठीक है, किसको बनाया था? उज्जैन। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस शासक ने, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना दूसरा राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र, उज्जैन। उत्तर क्या हो जाएगा? उज्जैन। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसको नवरत्न भी कहते हैं। नवरत्न कहिए या 9 रत्न कहिए। ठीक है, अब 9 रत्न कहने का मतलब है कि 9 व्यक्ति होता था, जैसे 9 व्यक्ति को अलग अलग फील्ड में वो महान व्यक्ति होता था। क्या होता था? महान व्यक्ति। और ये जो 9 रत्न जो होते थे, यह कहाँ बैठते थे? तो यह उज्जैन में ही आपको बैठते थे। ठीक है,
यह उज्जैन में ही आपको नवरत्न बैठते थे, नवरत्न। और हम कह सकते हैं कि नवरत्न का जो प्रचलन है सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय से ही हुआ था। जैसे अकबर भी नवरत्न आपको रखे थे, तो अकबर से भी पहले जो नवरत्न का प्रचलन है वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही आपको रखा था। यानी पूरी दुनिया में सबसे पहले नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शुरुआत किया। ये सारा का सारा नवरत्न आपको उज्जैन में बैठता था, ठीक है। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय चीनी यात्री फाहियान आया था। फाहियान का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो चीनी यात्री फाहियान भारत आया, ठीक है। इसी के समय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय जो है चीनी यात्री फाहियान वह आपको भारत आया था और भारत में कई वर्षों तक रुका और रुक करके भारत में बतौर उसने शिक्षा भी प्राप्त किया। क्या किया था? तो प्यारे बच्चों शिक्षा भी आपको प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें से वस्तुनिष्ठ क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकलेगा। सबसे पहले एमबीबीआई वस्तुनिष्ठ हम आपको बताते हैं। एमबीबीआई वस्तुनिष्ठ इसमें से यह निकलेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री आया, यानी कौन चीनी यात्री आया, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री आया, उत्तर क्या हो जाएगा? फाहियान, फाहियान आया था, ठीक है। उसके बाद किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये दोनों के दोनों एमबीबीआई वस्तुनिष्ठ हो गया, ठीक है। इसको घोड़ करके पी जाना है। उसके बाद मन है तो आप याद कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित आपको किया था, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय भी समाप्त होता है। इसके बाद और भी शासक आए, ठीक है, जैसे कुमारगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त। उसके बारे में आपको नहीं जानना है क्योंकि आपके एग्जाम में वो आपको पूछेगा नहीं। सारा सीरीज भी मैंने आपको लिखा दिया, प्रथम से लेकर के अंत शासक तक। अंतिम शासक कौन? तो विष्णुगुप्त तक, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? तो अब हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य का हम लोग सामाजिक बातें को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, गुप्त साम्राज्य का समाज का पेज किधर चला गया? एक मिनट। चलिए, समाज को हम लोग देख लेते हैं। लिखिएगा गुप्तकालीन समाज, ठीक है। गुप्तकालीन समाज, ठीक है। अब देखिए गुप्तकालीन समाज आपको कैसा था? तो गुप्तकालीन समाज में यानी गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था था। ये जो वर्ण जो होता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी के सभी विराजमान थे। यानी कि गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था देखी गई, ठीक है। वर्ण व्यवस्था जारी रही, यानी कि वर्ण व्यवस्था आपको था, ठीक है। बस इतना आपको जान लेना है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य में आपको दास प्रथा भी था। दास प्रथा यानी सेवक रखना, दास प्रथा यानी दास बना लेना, गुलाम बना लेना, ठीक है, गुलाम बना लेना, ठीक है। तो वह आपको गुप्तकालीन समाज में आपको था। उसके बाद छुआछूत की प्रथा। अब छुआछूत की भी जो प्रथा है वह गुप्त साम्राज्य में आपको था। जैसे कोई क्षुद्र जो है, आपको ब्राह्मण को कोई छू दिया तो ब्राह्मण बेचारा अशुद्ध हो जाता था, 4 बाल्टी पानी से नहाना पड़ता था, ठीक है, हरिओम हरिओम जप करना पड़ता था। इस प्रकार से छुआछूत की जो प्रथा है वह आपको गुप्तकालीन समाज में आपको था, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है स्त्रियों का स्थिति काफी खराब, बदतर था स्थिति, ठीक है। स्त्रियों का स्थिति, ठीक है प्यारे बच्चों।
अब गुप्त काल में स्त्री का जो स्थिति था काफी खराब था, यानी निम्न कोटि का था। इतना खराब आज तक कहीं नहीं देखा गया है। स्त्री में सबसे पहले आपको क्या था, तो प्यारे बच्चों देवदासी प्रथा था। क्या था, तो देवदासी प्रथा, यानी कि दासी बनाया जाता था। ठीक है, दास टाइप से, दास आप तो जान ही रहे हैं। उसके बाद सती प्रथा भी था। सती प्रथा तो आप जानते ही हैं, पति के मरने के बाद जो है बेचारी पत्नी को मरना पड़ता था। ठीक है, यानी कि सती प्रथा भी थी, यानी जैसे ही पति मरा उनके पति को मरना पड़ता था। इस प्रकार का जो प्रथा है इसे हम सती प्रथा करते हैं। ये आपको गुप्त काल में देखी गई थी। ठीक है, उसके बाद बाल विवाह था। काफ़ी छोटी छोटी उम्र में ही बाल विवाह कर दिया आपको जाता था। बाल विवाह भी आपको था। ठीक है, जैसे एक इब्न बतूता का कहानी मैं आपको बताता हूँ कि इब्न बतूता खुद कहते हैं कि जब वो भारत आया था तो वह देखा था कि एक छोटी लड़की थी जिसका उम्र मात्र 12 साल था। ठीक है, उसका पति मर जाता है, तो उसका पति बेचारा मर जाता है। लड़की का उम्र कितना, मात्र बेचारी 12 साल की। अब बताइए 12 साल की लड़की को क्या पता, कुछ पता रहता है? नहीं पता रहता है। इसका पति बेचारा मर गया, चाहे जैसे मरे, बीमारी से मरे, जैसे मरे। ठीक है, अब जब उसके पति को दाह संस्कार के लिए लेकर के घर से जा रहा था तो इस लड़की को इसका सास, ससुर, देवर हाथ पैर बांध करके लेकर के गया था जहां दाह संस्कार होना था। हाथ पैर इसलिए बांध दिया था कि ताकि लड़की भागे नहीं। पति का एक तरफ चिता सज रहा था, दूसरी तरफ लड़की को पेड़ से बांध दिया गया था। और जब चिता सज जाता है तो इस चिते के ऊपर इस लड़की को जिंदा बांध दिया जाता है। बांधने के बाद इसको इस चिते में आग लगाया जाता है और इस चिते में लड़का का साथ लड़की की मृत्यु हो जाती है। इस 12 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूरता यह प्रथा रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको सती प्रथा था। ठीक है, ये भी हम आगे के अध्याय में काफ़ी अच्छे विस्तार पूर्वक में हम लोग जानेंगे। काफ़ी अच्छी आपको कहानी है इतिहास में। ठीक है, तो बाल विवाह भी आपको था, सती प्रथा भी था, वेश्यावृत्ति भी था। यहाँ प्रचुर मात्रा में वेश्यावृत्ति भी होती थी। वेश्यावृत्ति तो समझ ही रहे हैं। उसके बाद विधवा का काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति था, दयनीय स्थिति था विधवा का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका गुप्तकालीन आपको समाज था। ठीक है, उसके बाद गुप्त काल का खास हमें संस्कृति को जानना है। संस्कृति से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें संस्कृति को जानना है। ठीक है, चलिए गुप्तकालीन संस्कृति, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। चलिए गुप्तकालीन संस्कृति। ठीक है, गुप्तकालीन संस्कृति। ठीक है, तो हम लोग खास करके देखेंगे कला एवं स्थापत्य। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर जी ये स्थापत्य क्या होता है? अरे वास्तुकला, वास्तुकला को ही हम लोग स्थापत्य कला बोलते हैं। समझ गए? मंदिर बनाना, घर बनाना, इन सभी कला को स्थापत्य कला कहेंगे, अर्थात वास्तुकला कहेंगे। समझ गए? समझने में कोई दिक्कत? गुप्त काल में क्या हुआ था कि भव्य मंदिर बनाए गए थे, यानी भव्य मंदिर बनाए गए थे, बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, एक चबूतरे पर आपको बनाया गया था, तो उसी कला को हम लोग स्थापत्य कला कहेंगे। तो हमें खास करके गुप्तकालीन संस्कृति को देखना है, इस संस्कृति में कला एवं स्थापत्य को देखना है। तो कला एवं स्थापत्य के तहत हम लोग देखते हैं, इसको इस प्रकार से वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला मतलब वास्तुकला, यहां पर लिख भी हम देते हैं वास्तुकला। ठीक है, स्थापत्य कला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला मंदिर, यानी कि बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे।
ठीक है, स्तूप बनाए जाते थे, गुफाएं में काफ़ी ज़्यादा घर वर इस प्रकार से आपको बनाया जाता था। ठीक है, स्थापत्य कला यहाँ 3 भागों में विभक्त हो जाता है। उसके बाद आपको कला क्या था, मूर्ति कला। मूर्ति कला के अंतर्गत बड़े बड़े मूर्ति बनाए जाते थे। यह मूर्ति ब्राह्मण मूर्ति होते थे, यानी कि हिंदू देवी देवता के ब्राह्मण, जैसे विष्णु भगवान का बहुत ज़्यादा देखिएगा कि मंदिर बनाए गए थे, विट्ठल मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, इस प्रकार से बौद्ध के बनाए जाते थे। ऐसे नहीं कि सिर्फ हिंदू का ही बनाया जाता, बौद्ध का भी बनाया जाता था और जैन भी काफ़ी ज़्यादा बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद आपको चले आता है चित्रकला। फिर इसके बाद आपको आता है नृत्य कला या नृत्य या संगीत कला। ठीक है, तो इस प्रकार से कला एवं संस्कृति आपको बढ़ना जाता है। आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्थापत्य कला को देखना है और मूर्ति कला को देखना है। हालांकि इसको देखना नहीं है, खाली इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ देवी देवता के मंदिर बनाएंगे आपको यह जानना है मूर्ति कला के अंतर्गत। ठीक है, मूर्ति और स्थापत्य कला के अंतर्गत आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखें। ठीक है, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखें। तो मंदिर का नाम हम आपको क्वेश्चन आंसर में मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, अभी लिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि समझाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो स्थापत्य कला के अंतर्गत भव्य मंदिर बनाएंगे। क्या बनाएंगे गए तो प्यारे बच्चों, भव्य मंदिर आपको बनाए गए थे। ठीक है, मंदिर का भी अपना प्यारे बच्चों विशेषता होता था। मंदिर जो बना होता था एक ऊंचे सतह पर आपको बनाया जाता था। मंदिर बनाने के लिए ईंट और पत्थर का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, ईंट और पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मंदिर में भव्य मूर्तियां भी बनाई जाती थी। ठीक है, मूर्ति जो है जैसे ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, इन तीनों यानी तीनों के आपको बनाए गए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ब्राह्मण पर आपको जोर आपको दिया गया था। ठीक है, तो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इनसे आते हैं। इनसे यही प्रश्न आपको रहेगा कि स्थापत्य कला से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आता है। उसके बाद आपको रहेगा कि नहीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखे। तो क्वेश्चन आंसर में ही हम आपको मंदिर का नाम हम आपको लिखने देंगे। ललितपुर में मंदिर आपको मिला था। ठीक है, खास करके मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो गुप्त साम्राज्य यहाँ पर आपको समाप्त होता है। यानी आपका दूसरा जो अध्याय है, इतिहास का दूसरा अध्याय का लेक्चर आपको समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को प्रश्न उत्तर करा दूंगा। प्रश्न उत्तर एक ही क्लास में मैं आपको समाप्त कर दूंगा। एक ही क्लास में लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ को समाप्त कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, जय हिंद।